तो फिर गांधी जी को पढ़ने की जरूरत क्यों है? आपके सिलेबस में गांधी जी को लिखा है मैंने। यही चीज है, अगर आप ऐसे थोड़ी बोलोगे। ब्रेनस्टॉर्म करो, आप क्या देखते हो इससे। हो सकता है गलत चीजें भी आए, कोई बात नहीं, जो भी आता है आप बताओ मुझे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आपको तो काम मिल रहा है, आप सब लोग समझ रहे हो क्वेश्चन मेरा? क्वेश्चन समझ गए? देखो आपका काम क्या है, आपको ट्रेन किया जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट करना क्योंकि सामने बोल नहीं सकते, मारना एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, आपका डिसिप्लिन होगा, आपके ऑफिसर्स होंगे, सबॉर्डिनेट्स होंगे, सबॉर्डिनेट्स को संभालना है और ऑफिसर्स की सुननी है, आपके सीनियर्स की। ये आपको काम है, ये आपकी ड्यूटी है। आप गांधी जी क्यों पढ़ रहे हो? एसएसबी में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया कि चलो 3 पॉइंट बता दो गांधी जी आपके लिए क्यों रेलेवेंट है, आपकी जॉब के लिए क्यों रेलेवेंट है भाई? हाँ बताओ। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ठीक है, रणनीति आप समझ लो। ठीक है, और एक पॉइंट और। ठीक है, ये मैंने, और बताओ। अरे बताओ यार, सब ये थोड़ी ना सिलेक्ट हो कि तुम सबको सिलेक्शन लेना है भाई। लीडरशिप क्वालिटी थोड़ा डिटेल में बताएं या यहाँ तक ठीक है? ठीक है, और बताओ। बताओ बताओ, ऐसे ऐसे शर्माओ मत। कुछ भी आ रहा है बोलो, समझ में कुछ तो आ ही रहा होगा। देखो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। आप ऑफिसर क्यों बनोगे? यहीं पे आ जाओ बेटा। हेमंत सर की क्लास लेते हो? लेते हो हेमंत सर की क्लास? कैसी लगती है उनकी क्लास? पेपर उन्होंने भी निकाला 2 बार, क्वालिटी समझ में आती है उनमें, कैसे सोच रहे, कैसे समझ रहे चीज़ों को। है तो वो भी स्टूडेंट ही, मेरे स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है भाई। अरे तुम ऐसे हो कि सर आपके स्टूडेंट थोड़ी, अरे मेरे स्टूडेंट है यार। समझ में आती है बात? वो भी स्टूडेंट थे एक टाइम पे, आप भी अभी स्टूडेंट हो। वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे इस बार के एसएसबी में, आप भी हो जाओगे। एयरफोर्स का उनका रिटर्न निकल ही गया, फिजिकल बच रहा है एयरफोर्स वाले में। और ये एसएसबी की भी डेट आ गई है, एनडीए की इसमें भी निकलेगा ही। मैं बस यही बोल रहा हूँ, जो आप सोचते हो, सोचने की कोशिश करते हो, मतलब सोचना तो बहुत अलग चीज हो जाती है, सोचने की कोशिश करते हो, यही डिफरेंस हो जाता है एक नॉर्मल सोल्जर में और एक ऑफिसर में। इसलिए पूछा मैंने क्वेश्चन। ये होमवर्क है तुम्हारा, कल बताना मुझे क्या होमवर्क है भाई। क्या होमवर्क दिया है मैंने कि भाई तुम तो सोल्जर बनोगे, तुम्हारा तो काम है कि भाई प्रोटेक्ट करना, एलिमिनेट करना। तुम गांधी जी क्यों पढ़ रहे हो? गांधी जी तुम्हारे क्या काम के है? ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते। अब ये मत बोलना सर आप तो सोचने पर मजबूर कर रहे हो। सोचना जरूरी है, जिसका दिमाग काम नहीं करता वो आदमी किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जैसे पुराने, आज के टाइम पे क्या चलता है कि बेटा कुछ नहीं हो रहा तो इंजीनियरिंग कर लो। पुराने टाइम पे क्या चलता था, बेटा कुछ नहीं हो रहा तो लॉयर बन जाओ, लॉ पढ़ लो। या फिर उस टाइम क्या लंदन भेज देते थे, वहाँ अच्छे कॉलेजेस थे तो बेटा, और जो लंदन में लॉयर बनता है उसको बोलते हैं बैरिस्टर। उसको क्या बोलते हैं? बैरिस्टर। तो बेटा बैरिस्टर बन के आ जाओ। गांधी जी जाते लंदन, पढ़ाई कर लेते हैं। पर गांधी जी के अंदर क्या था कि धर्म को लेकर, धर्म को लेकर बचपन से ही क्या थी, जिज्ञासा थी, क्यूरियस थे। क्यों थे भाई? मम्मी थी डिवोट हिंदू, मम्मी थी डिवोट हिंदू, भगवान कृष्ण की भक्ति। और जो पिताजी थे वो एक अपने क्या बोलते हैं उसूलों पे चढ़ने वाले आदमी थे, तो उनसे ये चीजें सीख रहे थे। ठीक है, फिर जब ये ब्रिटेन आते हैं तो यहाँ पर ये किसके बारे में पढ़ते हैं? आपके बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्राइस्ट समझ गए आपके? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के बारे में पढ़ते हैं। तो इनको लगता है बातें तो ये सभी सेम बोल रहे हैं, और इनको 2-3 चीजें समझ में आती है। जैन धर्म से क्या लेते हैं ये? अहिंसा, अहिंसा। जैन धर्म से लेते हैं अहिंसा, और बाकी हिंदू धर्म से क्या लेते हैं? टॉलरेंस, टॉलरेंस, सहना। गांधी जी सहते तो थे, 25-25 दिन तक भूखे पड़े, सही रहे भूख? भाई भूख तो लगी रही, भूख तो लगी रही है। भाई कोई आपको गाली दे, एक टाइम बाद आप अपना ऐसा माइंडसेट बना सकते हो कि भाई कितनी मुझे गाली दे ले,
मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, भूख तो अंदर लग रही है, उसको तो सहना ही पड़ेगा, उसको तो सहना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीजें इन्होंने यहां से सीखी। और इनके अंदर एक चीज थी कि भाई इनको अगर ये चीज लग जाती थी सत्य है, तो अगर इनको ये पता लग जाता था कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो अपनी गलती पहले सुधारते थे। और एक बार इनको पता लग गया कि मैं गलत नहीं हूं तो गांधी जी पीछे हटते नहीं थे। और बचपन से इनको लंबी वॉक्स करने का, मतलब लंबे टहलने का शौक था, जो तुम्हें पता है बाद में इनको काम में आएगा, काफी बाद में इनके काफी काम में आएगा, डांडी मार्च करेंगे। ठीक है, और इनके क्या जो माता जी थी वो उपवास रखा करती थी, माता जी थी गांधी जी की, वो उपवास रखा करती थी, तो गांधी जी भी साथ में रखने लगे, गांधी जी भी साथ में रखने लगे, फिर गांधी जी को बाद में काम आया। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये लंदन जाते हैं, लंदन जाके ये आपके चीज़ों के और पढ़ते हैं, देशभक्ति के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद ये बीच में बॉम्बे आते हैं, वहाँ किससे, बॉम्बे का किससे मिलेंगे ये, अपने पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु, आध्यात्मिक नहीं। देखो दो टाइप के गुरु होते हैं, एक तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो आपको, आपके भी घरों में होंगे, किसी के आपके भी होंगे गुरु, मतलब आपके नहीं होंगे तो आपके माताजी या पिताजी के होंगे। आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो आपने उनको या तो कोई मेडिटेशन का तरीका सिखाते हैं, या उनको ज्ञान देते हैं, या उनको कोई मंत्र देते हैं, वो वाले गुरु नहीं। पॉलिटिकल गुरु थे क्या मतलब, राजनीति बता रहे हैं। देखो राजनीति ऐसे की जाती है, एक सीरीज है आपकी मिर्जापुर, देखिए नहीं देखी, ठीक है। और क्या बताएं, ओमकारा देखी फिल्म, वो भी नहीं देखी। तो कौन सी फिल्म देखी होगी तुमने जिसमें होगा ऐसा कुछ तो सीन, ये भी नहीं देखी। चलो छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो कोई पॉलिटिशियन होता है, अपने बेटे को सिखाता है, बेटा ऐसे राज करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी अपनी बातों में उलझाते हैं, वो सब पॉलिटिक्स करने की ज्ञान दे रहे थे। तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे साहब बॉम्बे आते हैं, इन दोनों से मिलते हैं, तो उनको यहाँ लिखता है कि भाई गांधी जी में उतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है, गांधी जी लोगों से बात करने में पहले हकलाते थे, हिचकिचाते थे, पैर कांपने लग जाते थे उनके, पर उनके विचार तो अच्छे थे। तो आपके रानाडे साहब बोलते हैं कि भाई गोखले इसको रख ले, इस आदमी को, इसको सिखा, अगर ये फ्रंट पे नहीं आ पाया तो पीछे से भी बहुत अच्छी आइडियोलॉजीज ये दे पाएगा, ये इनके दिमाग में। अभी देखो सिर्फ क्रांति करने से पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, शादी हो गई थी, 4 बच्चे हो गए थे, कुछ तो चलाएंगे भाई, 4 बच्चे हो गए, शादी हो गई, पुराने टाइम में जल्दी कर देते भाई शादी। तो आप गांधी जी सोच रहे थे कि यार काम तो करना पड़ेगा, ये क्रांतिकारी की बात है तो ठीक है, काम का तलाश कर ही रहे थे। तो साउथ अफ्रीका में आपके इंडिया के बहुत से लोग रहते थे, आपके इंडिया के बहुत से लोग रहते थे जो या तो इधर वहाँ पे बिजनेस करते थे या फिर वहाँ पे मजदूरी करते थे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मजदूरी करते थे तो यहीं कर लेते, बाहर जाके क्यों करते थे, नहीं बोलोगे। नहीं भाई, मजदूरी करनी है तो घर पे कर लो, बाहर जाके क्यों कर रहे हो। कि बेटा आपके यहाँ इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी, थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज थी, यहाँ जनसंख्या वैसे ही ज्यादा, जहां काम मिले वहां जाएगा ये आदमी। साउथ अफ्रीका, इनको साउथ अफ्रीका में से बुलावा आता है, वहां पे आपके गुजराती एक अपने ट्रेडर थे, अब्दुल्ला भाई, दादा अब्दुल्ला, ये बुलाते हैं, देखो यार हमारे को ये ब्रिटेन वाले परेशान कर रहे हैं, अंग्रेजी हमारे को आती नहीं, गुजराती ये समझते नहीं, तो तुम आ जाओ, तुम गुजराती आदमी हो, गुजराती तुम समझ लोगे, अंग्रेजी तुम जानते ही हो, हमारा आके केस लड़ो। गांधी जी बोल देते कि चलेंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे। गांधी जी जाते हैं वहाँ केस लड़ने के लिए, बढ़िया सूट वूट पहन के जाते हैं, मूछे कटवा के जाते हैं, एकदम मूछे, गांधी जी की हमेशा मूछे रही हैं, एकदम मूछे सेट करवा के जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अब जाएंगे बढ़िया, भाई फॉरेन जा रहे हैं पहली बार, उनके लिए तो फॉरेन ही है, जाते हैं बढ़िया। और वहाँ जाते देखो आदमी पहली बार में तो ज़्यादा ही पैसे खर्च करता है, जहाँ पहुँचना होता है साउथ अफ्रीका के पोर्ट पर उतरते हैं, जहाँ पहुँचना होता है बोलते हैं टीटी को जाके बोलते हैं फर्स्ट क्लास का टिकट दे दो, जाके गांधी जी बैठ जाते, किताब पढ़ने लग जाते, किताब पढ़ रहे होते हैं, इनमें गोरे साहब आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, भाई गांधी जी अपने जैसे होंगे, भाई अपने देश के राष्ट्रपिता है तो अपने जैसे होंगे भाई, मतलब गोरे तो थे नहीं, सुंदर भी नहीं दिखते थे। ठीक है, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ, लेकिन गांधी जी की बात, ठीक है, ठीक है। अब भाई किसी गोरे आदमी को पसंद नहीं आया, ये आदमी यहाँ बैठ रहा है और किताब और पढ़ रहा है, किताब और पढ़ रहा है,
तौहीन कर रहा है कि हमको पढ़ना नहीं आता। तो वो बोलता है यहाँ से जगह खाली कर दो। गांधी जी अपना टिकट निकालते, बोलते देखो टिकट यहीं का है, मैं जगह खाली नहीं करूँगा। बोलता है जाके टीटी से बात कर लो, वो आपके लिए दूसरा अरेंजमेंट कर देंगे। गांधी जी से बोले आदमी थे भाई, ठीक है। टीटी आगे बोलता है कि टिकट तुम्हारा ही है, सीट तुम्हारी है, उतर के आप 3rd क्लास में जाकर बैठ जाओ। गांधी जी बोलते कि मैंने कुछ गलती करी भाई, कोई रूल तोड़ दिया? नहीं, कुछ रूल नहीं तोड़ा, कोई गलती नहीं की। गांधी जी को बस यही सुनना था, गांधी जी को बस ये पता था अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं लड़ जाऊंगा। गांधी जी ने बोला कि देखो जब मेरी गलती है नहीं, मैं पीछे तो जाके 3rd क्लास में जाके नहीं बैठूंगा, उतारना है उतार दो। गांधी जी थोड़ा ऐसे उसमें बोल रहे थे कि भाई ऐसे थोड़ी उतार थोड़ी ना देंगे, तो उन्होंने उतारा नहीं, पहले गांधी जी को पीटा, फिर गांधी जी को बाहर फेंक दिया। उतारा नहीं, बाहर फेंक दिया। अब गांधी जी को जगह है जोहान्सबर्ग, कौन सी जगह? जोहान्सबर्ग, वहां पर बाहर फेंक दिया। रात हो रही थी, रात हो रही थी, ट्रेन अगली सुबह आएगी, पूरे दिन भर क्या क्या करे गांधी जी? तो गांधी जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ, अभी एक होटल ले लेते हैं, बाहर तो कहाँ घूमेंगे। गांधी जी होटल लेने जाते हैं, होटल वाले सब उनका नाम उनका रंग देखकर मना कर देते। इससे गांधी जी का क्या होता है? दिल टूट जाता है। गांधी जी बोलते हैं एक इंसान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, सिर्फ मेरे रंग की वजह से रंगभेद कर रहे हो तुम, रेसिज्म कर रहे हो। तो गांधी जी बोलते कि मुकदमा तो लड़ लेंगे जाके, मुकदमा लड़ भी लेते, जीत भी लेते। तो गांधी जी बोलते कि भाई मैं आपका लॉयर तो बन जाऊंगा सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब आपका काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? सत्याग्रह। क्या करूंगा? सत्याग्रह। जो इस भेदभाव के खिलाफ में आवाज उठाऊंगा। साउथ अफ्रीका में अपनी आवाज उठाते हैं। अब आवाज उठाने के लिए वहां रहना पड़ेगा, रहने के लिए 2 आश्रम बनाते हैं। पहला टॉल्स्टॉय, फिनिक्स। फिनिक्स एक जगह का नाम है। टॉल्स्टॉय आपके एक रशियन राइटर है। टॉल्स्टॉय क्या है? एक रशियन राइटर, लियो टॉल्स्टॉय नाम है उनका, ठीक है। उनसे काफी प्रभावित थे, उनकी किताब, ऐसा कहते हैं कि उन्हीं की किताब पढ़ रहे थे जब गांधी जी को बाहर फेंका था। और उस किताब में क्या है? उसका शीर्षक है ऑन टू द लास्ट। ऑन टू द लास्ट, इसका हिंदी में मतलब है अंतिम सिरे तक। मतलब जब विकास हो तो ऐसा होना चाहिए जो आखिर में सबसे दबा कुचला, जिसके पास कुछ नहीं, उस तक भी विकास पहुंचना चाहिए। इसी से गांधी जी ने अवधारणा ली थी सर्वोदय की। लिखते जाओ भाई, जो मैं लिख रहा हूं साथ साथ लिखते जाओ, ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ भी चीजें मैं अभी एक्स्ट्रा बता सकता हूं, तो छोटे छोटे नोट्स तो लिखते रहो। सर्वोदय तो लिख लेना। किसकी किताब थी? लियो टॉल्स्टॉय की। तो जो इनको बहुत पसंद थे राइटर, तो एक आश्रम बनाया इनके नाम पर, लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर, और एक फिनिक्स जगह का नाम था, तो फिनिक्स आश्रम। जैसे आप मान लो इस जगह का नाम हाथोज है, यहाँ मैं आश्रम बनाऊं, मेरे बहुत से आश्रम हो, तो मैं बोल देता हूँ इस जगह का नाम, ये मेरा जो रहने की जगह हाथोज आश्रम, ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखो, एक समाचार पत्र निकालते थे वहां पे, इंडियन ओपिनियन। आ जाओ बेटा। कौन सा निकालते थे? इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन समझते हो? विचारधारा, दृष्टिकोण, कि भारत का क्या दृष्टिकोण है साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके बाद इनको 2 मेडल मिले थे। 2 मेडल मिले थे, क्यों मिले थे? वॉर्स हुई थी, बॉयर वॉर हुई थी, जुलू वॉर हुई थी। बॉयर वॉर और जुलू वॉर हुई थी आपके साउथ अफ्रीका में। बॉयर कहाँ के थे? आपके डच, जो डच लोग हैं वो बॉयर्स थे, जुलू वहां के रहने वाले नेटिव लोग थे। ये अंग्रेज और इनके बीच में लड़ाई हुई थी। वहां जाकर गांधी जी ने नर्स का काम किया था। किसका काम किया था? नर्स का काम किया था। और नर्स का काम करते मतलब लोग जो भी घायल होते हैं उन सबको उठा ले आते, उनकी मरहम पट्टी करते। इनकी किताब जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अगर तुम्हारे को किसी को पढ़नी हो तो मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है, उसमें भी बताते हैं। तो उसके बाद इनको सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। ऑल्दो इतना पूछेंगे नहीं, बस तुम इतना याद रख लो। ये 2 मेडल मिले थे इनको, ठीक है। और वहां पे इन्होंने मेनली 3 आंदोलन चलाए थे आपके। सबसे पहला ये समझो, सबसे पहला साउथ अफ्रीका में क्या चाह रहे थे लोग? जो साउथ अफ्रीका में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। उनका रिलीजन क्या था? क्रिश्चियन रिलीजन। ईसाई भाई, ईसाई थे, ठीक है, ईसाई थे ये सब लोग। अब आपसे एक धर्म को मनवाना चाहते हैं। क्या कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? या तो मैं आपको चाटा मार के बोलूं कि मान मेरी बात, लेकिन अगर मैं आपको चाटा मारूंगा
सीधे मैं बुरा आदमी बन जाऊंगा, देखो कितना बुरा आदमी है, चाटा मार के अपनी बात मनवा रहा है। तो कोई भी इंसान नहीं चाहता, अपनी कहानी में हर कोई हीरो चल रहा होता है। जैसे तुम गब्बर सिंह से जाके भी पूछो तो गब्बर सिंह क्या बोलेगा, मैं बुरा आदमी हुई नहीं, मैं तो बुरा आदमी हुई नहीं, ये तो ठाकुर बुरा आदमी है, मेरे खिलाफ कानून लगा रहा है, ये जय वीरू बुरे आदमी है। ठीक है, शोले फिल्म देखी है। ठीक है, कोई भी इंसान अपनी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो इंसान अपनी नजरों में बुरा बन गया उस दिन से वो अच्छा आदमी बनना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो? कबीर ने एक बात कही है, बुरा जो देखण में चला बुरा ना मिले कोई, जो मैंने देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीर तो संत हो गए, उन्होंने अपना मन देख लिया ना भाई, उसमें बुराई उसमें बुराई, आंख बंद करके देखे यार मेरे अंदर ही तो बुराई है सबसे ज्यादा। जिस दिन आपको अपनी बुराई दिख गई, बुराई अपने आप हाथ छोड़ देगी। जिस दिन आपको ये दिख गया कि भाई शराब पीना खराब चीज है, आप पियोगे नहीं, पियोगे ही नहीं। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि पढ़ाई नहीं करना, नोट्स रिवाइज नहीं करना, सर या तो आप अपने पे, हम पे, आप पर्सनल आ गए। जिस दिन तुम्हारे मन में ये, तुम्हारे को ये समझ में आ गई बात कि रोज जाकर पढ़ाई नहीं करना, रोज जाकर नोट्स रिवाइज नहीं करना 3 से 4 बार, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है हमारे जीवन में, उस दिन से नोट्स रिवीजन होना शुरू हो जाएंगे। अभी तुम्हारे को क्या लगता है कि थक गए, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर रील्स चला लेते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, है ना? ठीक है, फिर कई बार क्या होता है कि अच्छा इसका तो टेस्ट होगा, ये पढ़ लेते, इसका टेस्ट नहीं होगा, ये नहीं पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी आपको क्या लगता है ये सब करना ठीक है। तो भाई अंग्रेज अपने आप को सुधारना तो चाहते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, शादियां कैसे होती है भाई, मुसलमानों की शादियां कैसे होती है, मुस्लिम भी हिंदुस्तानी मुस्लिम की, काजी साहब आते हैं, बीच में पर्दा लगाते हैं, एक तरफ आपके दूल्हा बैठता है, एक तरफ दुल्हन बैठती है, बीच में काजी साहब को पैसे दिए जाते हैं कि भाई इतने पैसों के लिए आप शादी करवा रहे हो। काजी साहब बोलते हैं कि भाई कबूल है क्या, कि कबूल नहीं है, वो 3 बार कबूल है बोल लेते हैं, हाँ ठीक है शादी हो गई। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो 3 महीने से शादी चल रही होती है, 3 महीने से शादी चल रही होती है ना? पहले रोका करके आते हैं, फिर ये सगाई होती है, उसके बीच में कितनी सारी चीजें और कि भाई पीले चावल करने हैं, गणेश जी नूत के आने हैं, इतनी सारी चीजें चल रही होती है। और शादी वहां पे भी खत्म नहीं होती कि फेरों के बाद शादी खत्म हो गई भाई, उसके बाद आके घर पे भी कुआं पूछ के आना है, ये सब करना है, कुल देवी के धोख दे के आना है, कितनी सारी चीजें चलती रहती है। 3 महीने तो शादी चलती है, 3 महीने चलती है शादी, चलती है। अगर मैं आके ये बोल दूं ये दोनों तरीके गलत है, ऐसे शादी आप करोगे अमान्य है, तो फिर आप बोलोगे कौन से तरीके से मान्य है? या तो आ जाओ आप कोर्ट में आके साइन कर लो, या फिर आप क्रिश्चियन तरीके से शादी करो कि आप आओ चर्च में आओ, जो फादर होंगे वो आप दोनों की शादी करवाएंगे, तभी आपकी शादी मान्य। नहीं तो आप शादी नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, समाज खराब कर रहे हैं, समाज खराब कर रहे हैं भाई। आज के टाइम में बोलते कि भाई लिव इन में कैसे रह रहे हो, लिव इन में कैसे रह रहे हो, है ना भाई, बिना शादी के कैसे रह रहे हो? तो उन्होंने बोला आपकी शादी मान्य नहीं है, तो आप तो ऐसे ही रह रहे हैं। तो भारतीय, अब इनमें अगर क्रिश्चियन तरीके से शादी होगी तो हिंदू तरीके से शादी गलत, इस्लाम के तरीके से गलत। गांधी जी को लगता है तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते हैं इनके खिलाफ, गांधी जी आंदोलन कर देते हैं इनके खिलाफ। आखिरी में गांधी जी की बात मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी क्या बोलते हैं भाई, बाकी और आंदोलनकारी क्या करते थे, बंदूक उठा लेते थे, गांधी जी क्या बोलते थे, और उस टाइम लाठी भी नहीं रखते थे, जवान थे भाई, उस टाइम लाठी रख के क्या करेंगे, तो बोलते थे कि मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा, फिर हम तो सारे है ना ये 50 के 50 लोग यहाँ भूखे पड़ रहे हैं, यहाँ भूखे मर जाएंगे। और ये वाली चीज देखी नहीं थी भाई, आदमी आके गोली चलाए या कुछ लड़ाई वड़ाई करे तब तो आप उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करो। जब आदमी खुद ही यही बोल रहा है कि मैं तो खुद ही मर जाऊंगा, मैं तो खुद ही मर जाऊंगा, तो आप क्या करोगे? जैसे शोले देखिए, तो भाई बाकी जो ये सांबा वगैरह आते हैं तो बंदूकें लेके आते हैं, तो जय वीरू गोली चला देते हैं उन पे कि भाई चलो भागो यहाँ से। अब वीरू खुद दारू पी के चढ़ जाता है कि मैं तो कूद जाऊंगा, भाई मैं तो कूद जाऊंगा। अब क्या करेगा भाई आदमी, भाई कूद जाएगा तो अब क्या होता है, गोली तो मार नहीं सकते हो, तो मरना तो खुद ही चाह रहा है। तो ऐसे में अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली, जिसको इन्होंने नाम दिया सत्याग्रह का। किससे बनाए, हिंदी में समझ जाओगे, सत्य प्लस आग्रह। सत्य समझते हो, ट्रुथ, आग्रह होता है उसका इंपॉर्टेंस बार बार बताना। आग्रह कर रहा हूं आपसे, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद पोल टैक्स लगा था,
पोल टैक्स। आपको भारत में ये था पोल टैक्स की, एक जगह से दूसरी जगह अगर भारतीयों को जाना पड़ेगा तो इनको कुछ ऐसे पैसे देने पड़ेंगे। मान लो कि इनकी तनख्वाह है 100 रुपये, उनको टैक्स देना पड़ता था 300 रुपये। तो 300 रुपये कहाँ से देगा भाई, 100 रुपये तो मेरी इनकम ही है। गांधी जी ने इसके खिलाफ भी आंदोलन कराया। इस आंदोलन में गांधी जी को डाल देते हैं जेल में, जेल में डाल देते गांधी जी को। गांधी जी जेल में चले गए, आंदोलन खत्म होने को आ गया कि भाई जेल में चले गए तो आंदोलन आगे कौन बढ़ाएगा। इस टाइम फिर इनके गुरु आते हैं, और गोखले उस टाइम बड़े नेता थे, गोखले बड़े नेता थे, आगे बोलते छोड़ो भाई हमारा लड़का है। और फिर ये देखते हैं कि भाई गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ लोगों को भी इकट्ठा करने लग गए, बात बात भी करने लग गए, है ना। कि ऑल अभी भी कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं था गांधी जी में, लेकिन पुराने से तो बढ़िया थे। जो बोल ही नहीं पा रहा था वो लड़का बोल रहा है कि भाई इनको लेके जा रहा हूँ साथ में मैं। तो गोखले साहब ने इनको छुड़वाया, सहमति कर भाई पॉल टैक्स हटवाया, और गांधी जी को बोला यहाँ का काम हो गया, इंडिया आ जाओ। ठीक है, ठीक है। इतने बड़े नेता नहीं हुए, इतने बड़े नेता नहीं हुए, पर बाहर जाके इन्होंने क्या सफलता ले ली। अभी मैंने तुम्हें बताया था गदर पार्टी के बारे में, गदर पार्टी सफल नहीं थी, गांधी जी बाहर जाके सफल हो गए थे। अब आपको पता है कि चाहे बाहर जाके आदमी, जैसे यहाँ पे भाई आदमी चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हो, करोड़ों रुपए छापता हो, क्या बोलेंगे, जमीना बेचे चे, जमीना बेचे चे, कहीं काम को ना, है ना, बाप दादा के खा रहे हो जे। ठीक है, ये बोलते हैं। पर यही कहीं ऐसा ही कोई आदमी आपका दोस्त वगैरह बाहर जाके, मतलब दूसरे जैसे महाराष्ट्र में जाके, बॉम्बे में जाके, या किसी और देश में जाके छोटी मोटी दुकान भी चलाने लग जाए, और उस दुकान को क्या बोलते थे कि सुपर मार्केट चलाता है, वहाँ पे सुपर मार्केट चलाता है, तो उसको बहुत बिजनेसमैन है यार, बड़ा बिजनेसमैन है, ऐसे ही बोलते हैं। गांधी जी के साथ भी वही हुआ, बाहर जाके अच्छा आंदोलन करे उन्होंने, लेकिन आपके देश में वो और बड़े आंदोलन चल रहे थे, लेकिन वो सफल हो गए, तो क्या हुआ, बड़े नेता है भाई, तो एक हवा बन गई। क्या बन गई, हवा बन गई। और उनके तरीके भी अलग थे। कि एक मैंने बताया था कि गांधी जी क्या बोलते थे, गांधी जी की जो अहिंसा है वो कायरता नहीं है। क्या मतलब, कायरता क्या होती है, पीछे हट गए, डर गए, डरपोक हो आप तो, है ना, डर गया ना। जैसे दोस्तों में बात ही करते होंगे, उसने तेरे को सुन रहा था मैं, कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था तुझे, वो तूने कुछ नहीं बोला, डर गया ना तू, डरपोक, है ना। फिर वो अगला बोलता नहीं भाई ये मेरे संस्कार नहीं है, संस्कार की बात छोड़ दे, तो डरता है। यही बात बोलते हो तुम, यही बात बोलते हो, लड़कियां भी बोलती है, लड़कियां तो ज्यादा बोलती है भाई, लड़कियां ज्यादा बोलती है। तुम्हारी कोई महिला मित्र नहीं है, नहीं तो वो और ज्यादा बोलती है भाई तुम्हें तो लड़ना ही नहीं आता। सही बात है। तो सर तुम कहाँ कोई एग्री कर रहे हो, तुम बोलते हो ऐसा किसी को। चलो ठीक है, अहिंसा कायरता नहीं है। गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी क्या बोलते हैं, अहिंसक होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, शक्तिशाली। शक्तिशाली होना पड़ेगा। क्यों, इस बात को समझो, शक्तिशाली क्यों होना पड़ेगा। क्योंकि देखो आपको मैंने पहले बताया था कि दो दल चल रहे थे आपके, नरम दल और गरम दल। नरम दल क्या बोलते थे, अंग्रेज आप बहुत अच्छे हैं, कमरे में बैठ के बात करते थे, अंग्रेज इनको अगर थोड़ा सा भी से हुक कर देते तो ये वे पीछे भाग जाते थे। गांधी जी को बोलते थे, गांधी जी को क्या बोलते थे, बूढ़े तेरे को बहुत मारेंगे, गांधी जी बोलते ले आजा, गांधी जी बोलते ले आजा भाई गांधी जी यही तो बोल रहे हैं, एक चाटा मारोगे तो मैं तो दूसरा गाल आगे करके खड़ा हूं, तो मैं भाग तो नहीं रहा हूं। ये वो वाली बात नहीं है कि भाई तुम्हें कोई मारे तो तुम खड़े रहो, ये वो बोल रहे हैं कि तू पिटेगा आजा। ये वाली बात है कि मैं पिट जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं यहां से। मतलब गांधी जी में क्या थी, शक्तिशाली थे, कायर नहीं थे। और गांधी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, याद रखना है इसको, और ये तुम तुम्हारी एसएसबी में भी बोल सकते हो कि गांधी जी का क्या महत्व है। क्या, अगर मुझे कायरता और हिंसा में से एक का चुनाव करना हो, कायरता और हिंसा, गांधी जी किसके पुजारी है, अहिंसा के, लेकिन गांधी जी का कोट है ये, और ये भारत के जवानों के लिए बोला उन्होंने। और कब बोला था, सुभाष चंद्र बोस के लिए जब बात कर रहे थे तब उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर मुझे कायरता और हिंसा में से किसी एक चीज का चुनाव करना हो तो हिंसा का चुनाव करेंगे। कायर नहीं बनना है, कायर नहीं बनना है। अगर आपको लगता है कि मुझसे अहिंसा नहीं होगी, हिंसा करो, कायर नहीं बनना। लेकिन और ये इनडायरेक्टली ऐसे बोलते, सुभाष चंद्र बोस को आशीर्वाद दिया था कि जाके लड़ाई करो भाई,
भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं कहां से जाके लड़ाई करूं, तुम जाके लड़ाई करो। ठीक है, ठीक है। कि गांधी जी के तरीके क्या थे? अहिंसावादी थे, लेकिन डरपोक नहीं थे, भाग नहीं रहे थे, और समाज को साथ लेके चल रहे थे, क्योंकि समाज की बातों पे लड़ते थे। दूसरी बात ये समझो, दोबारा क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है गांधी जी, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोबारा बता रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं कल की चीज। और दूसरी बात है, आपके गरम दल के नेता हर जगह आके कोई लड़ाई कर देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, सर फोड़ देंगे, ये सब कर देंगे। ये सब तो कर दिया, अच्छी बात है, शुरुआत में तो जोश बन गया, बम फोड़ दिया, ये सब कर दिया, लेकिन बाद में आपको जेल डाल देंगे, जेल में चले गए एक बार, पूरा आंदोलन ठप। ये आपके देखना, हमारे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के साथ भी ऐसा ही होता है। शहीद भगत सिंह बम, बटुकेश्वर दत्त के साथ जाके बम फोड़ते हैं, वहां जाके पार्लियामेंट में बम फेंक देते हैं। ठीक है, उनको फांसी दे दी जाती है, ऑल्दो वो प्रेरणा का स्रोत बने, लेकिन उस टाइम तो उनका मूवमेंट खत्म हो गया। उसके बाद इनके साथी थे कौन? सरदार उधम। सरदार उधम वो जाके आपके डायर को मारे जाते हैं। कौन से डायर थे? जनरल डायर नहीं थे। कौन से डायर थे? जनरल डायर नहीं थे बेटा, कलेक्टर थे आपके पंजाब के। हाँ, ठीक है, उनको जाके मारे जाते हैं, फिर उनको भी फांसी दे दी जाती है। उनके नेता वो भी मरे, वो भी चले गए। राजगुरु और सुखदेव साथ में फांसी मिली थी। और आपके चंद्रशेखर आजाद, आजाद रहते हैं लेकिन मारे गए वो भी। बच्चा कौन? बच्चा कौन? मूवमेंट को आगे कौन लेके जाएगा? उन्होंने अपना काम अच्छा किया, उन्होंने तो हम पे जिम्मेदारी छोड़ दी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये डर नहीं बैठ जाएगा लोगों के कि क्रांति करोगे तो यह हाल होगा। तो गांधी जी इनके बीच में आ गए, मिडिल पाथ लिया है कि डर भी नहीं रहे लेकिन मर भी नहीं रहे, डर भी नहीं रहे और मर भी नहीं रहे, क्योंकि भाई सस्टेन करना है। गांधी जी को क्या करना है? सस्टेन करना है। और गांधी जी की थियरी थी, संघर्ष करो, और संघर्ष करते करते शरीर थकेगा, मन नहीं थकता, शरीर थकेगा, लोग थक जाएंगे। देखो तुम अकेले संघर्ष कर नहीं सकते, तुम जनता को लेकर आओगे, जनता 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बैठ सकती है, उसके बाद तो घर जाएगी, उसके बाद तो घर जाएगी भाई, उसके बाद तो घर जाएगी, घर वाले बुलाने लग जाएंगे। ठीक है, संघर्ष कर दिया। तो इसलिए गांधी जी ने कोई भी मूवमेंट 2.5 साल से ज्यादा नहीं चलाया। आप देखो कि सभी ने अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 2 साल से ज्यादा कुछ नहीं चला है। उनको पता था कि 2 साल तक आदमी, देखो ऐसे चलता है आंदोलन, कैसे होता है, पहले कुछ नहीं, 2 साल में एकदम पीक पे पहुंच जाएगा, फिर वापस 2 साल ये, 2 साल ये, 4 साल से ज्यादा कोई आंदोलन नहीं चल सकता। 4 साल से ज्यादा कोई आंदोलन नहीं चल सकता, चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो। ठीक है, अगर आप हिंसा करोगे तो आपके ऊपर वापस से कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी, अहिंसक हो तो लोग थकने शुरू हो जाएंगे। तो गांधी जी 2 साल पे खत्म कर देते थे, 2-2.5 साल पे खत्म कर देते, ये आने नहीं देते थे, ये आने नहीं देते थे। ठीक है, संघर्ष करो, उसके बाद क्या करो, विराम कर लो, थोड़ा विराम कर लो, वापस संघर्ष कर लो। ट्रूस, ट्रूस स्ट्रगल, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, STS बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में। स्ट्रगल करो, ट्रूस रख लो, फिर स्ट्रगल। समझे गांधी जी की स्ट्रेटेजी सारी? नहीं। तो एक बोलते कि भाई नया नेता आया है, बुला लो इंडिया, भाई अब देश का काम संभाले, बाहर का काम हो गया बहुत। गांधी जी 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं, 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं। उस दिन को आपके NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस या गैर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हर साल आपके 2 साल, हर 2 साल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल कहाँ सेलिब्रेट किया था? इंदौर में सेलिब्रेट किया था। कहाँ सेलिब्रेट किया था? इंदौर में सेलिब्रेट किया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बता रहा हूँ साथ में, क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का। 2 क्वेश्चन हो गए कि आपका NRI डे किस दिन मनाया जाता है। गांधी जी जब इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915, और इस साल का कहाँ मनाया है? इंदौर में। कितने साल में मनाते हैं? 2 साल में। अहमदाबाद आते हैं, घर था भाई, गुजरात में आएंगे, साबरमती आश्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साबरमती आश्रम। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे अंग्रेजी सेना में लोगों को भर्ती करवाते हैं, रिक्रूटमेंट सार्जेंट का टाइटल मिलता है, और केसर हिंद का, केसर हिंद का इनको वो मिल जाता है, टाइटल मिल जाता है। ठीक है, उपाधि मिल जाती है। 1916 में जब आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होता है, वहां आपके भारत में पहली बार पब्लिकली देखा जाता है, भारत में पहली बार पब्लिकली देखा जाता है। 1915 में इंडिया आ गए थे,
पर अभी घर का तामझाम संभाल लेते, भाई रहने के लिए आश्रम बना लें, ये सब काम कर लें। उसके बाद वो अब गांधी जी को गोखले जी फोन करते हैं, और भाई घर वर बना लिया, सेटल हो गया? बोलता हाँ हो गया। तो अब आजा भाई जिस काम के लिए बुलाया है। ठीक है, तो और ये बीएचयू में क्यों आए थे? क्योंकि आपके देश के सारे नेता यहाँ पर थे। गांधी जी यहाँ आते हैं, पहली बार यहाँ देखे जाते हैं, बोलते बोलते कुछ नहीं, भाषण लिख के लेकर जाते हैं, पर गांधी जी इतनी भीड़ देखकर नर्वस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। और उनको लगता है कि भाई यहाँ तो सब टाइप के लोग हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में या तो पैसे वाले लोग थे या फिर मजदूर लोग थे, बीच में मध्यम वर्ग था नहीं। तो पैसे वाले लोग इनको पैसे देते थे, मजदूर वर्ग के लिए लड़ाई करते थे। यहाँ आपको हर टाइप के लोग दिख रहे हैं, गांधी जी नर्वस हो जाते हैं। भाई नर्वस ही तो थे, वहां लड़ाई करके कॉन्फिडेंस आया था, यहाँ ऑडियंस बदल गई, तो अब क्या होगा? गांधी जी थोड़े नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद आपके लखनऊ सत्र होता है कांग्रेस का 1916 में, वहां पे भी जाके बात करते, थोड़ी बहुत बात करते, ज्यादा बात नहीं कर पाते, यहाँ हकलाते हैं वो। अब गोखले को समझ में आ जाता है, भाई गोखले समझदार आदमी थे, तो बोलते थे एक काम करो, तो इंडिया घूमो, भारत घूमो, भारत समझो, और उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी अपनी बात लेकर आए, उसकी बात सुन लेना। तो गांधी जी 1916 से लेकर 1917 तक भारत भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? भारत भ्रमण करते हैं। भारत की गरीबी, भारत की भुखमरी, भारत का आदमी क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, वो चीज़ समझते हैं। वैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, वैसे ही रहना शुरू करते हैं, और वैसे ही उनकी दिक्कतें समझना शुरू करते हैं। गाय क्यों नहीं पालते थे गांधी जी? पाल नहीं सकते थे क्या भाई? कोई इतने लोग पैसे देते, गाय क्यों नहीं पाल सकते थे? क्योंकि आपका गरीब आदमी गाय नहीं पाल सकता था। बकरी पालते थे। लंगोटी या धोती क्यों पहनते थे? इतनी बड़ी भी नहीं पहनते थे, छोटी सी पहनते थे। क्यों पहनते थे? आम मजदूर नहीं पहन सकता, किसान नहीं पहन सकता था। एक बार वो धोती आ जाती थी, वो चलती थी सालों साल। अभी भी देख लेना कि किसी के दादाजी जिंदा है, गांव में है, धोती होगी एक जिसमें से आर पार सब दिखता है। एक धोती होती है, देखो एक धोती होती है जिसमें से आर पार सब दिखता है, लेकिन वो फेंकते नहीं उसको, मतलब चाहे दूसरी पहन लेंगे पर उसको फेंकते नहीं है। नहीं फेंकते दादाजी। क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि उनके दादाजी नहीं फेंकते थे, उन्होंने वो गरीबी देखी है, वहां से ये बात आई है। ठीक है, तो गांधी जी ने वैसे कपड़े पहनना शुरू किए, वैसे खाना खाना शुरू किया। गांधी जी ऐसे कहते हैं, रोटी और आपकी रोटी और नीम की चटनी खाते थे। नीम होता है आपका? आप बोलोगे क्या मजा आता था सर? कहते गांधी जी का देखो जो फिलॉसफी थी, ये थी कि अपने मन पे काबू करना। तो जैसे पकवान खाने की इच्छा हो रही है तो नीम की चटनी खा रहे हो, ऐसा उल्टा चलता था उनका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1917 में वापस आ जाते हैं, अहमदाबाद आश्रम में बैठे होते हैं। तो वहां पर आपके राजकुमार शुक्ला साहब आते हैं इनके पास, बिहार से चल के आते हैं राजकुमार शुक्ला जी। और क्या बोलते हैं कि देखो साहब, हम बिहार में हैं, बिहार के रहने वाले लोग हैं, हमसे नील की खेती करवाई जाती है। नील समझते हो? सफ़ेद कपड़ों में नील दिया जाता है, मम्मी देती होगी अभी भी। अभी क्या बनता है? केमिकल से बनता है, आपके लेबोरेटरीज में बनता है नील, जिसको इंडिगो बोलते हैं। पहले क्या होता था? उसके खेती होती थी, नील का पौधा होता है, खेती होती थी उसकी। और उसमें क्या होता है? वो आपकी दालों के अपोजिट होता है। जैसे आप दाल लगाओगे, दलहन लगाओगे, तो आपकी जो मिट्टी होती है वो उर्वरक ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप नील लगाओगे तो आपकी मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म। उसके बाद क्या बोला कि भाई एक तो हमारे यहाँ फसल खराब हो गई, और एक उस टाइम क्या हुआ था, जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आर्टिफिशियल नील बनाना शुरू करवा दी थी। तो अब आर्टिफिशियल नील मिल रही है जो सस्ती भी मिल रही है, तो महंगी कौन खरीदेगा? तो भाई इन्होंने बोला कि ना तो किसानों की नील बिक रही है, ना तो नील हमारे से कोई खरीद रहा है, और एक उसके बाद फसल और खराब हो गई है। उसके बाद वे आके क्या बोलते हैं? कर दो। कौन सा कर दो? 3 कटिया, ये याद रखना, 3 कटिया, 3/20। अगर 20 आपने उत्पादन किया, उसमें से 3 हमारे को दे दो। अगर 20 हिस्से तुमने उत्पादन किए, मान लो 1 2 3 4 5, 20 हिस्से हैं, 3 हिस्से हमें देना, 3 हिस्से हमें देना। उसके बाद वो क्या किसान बोल रहे हैं, क्या 3 कहाँ से थे? हमारा तो एक ही नहीं बच रहा, एक तो सूखा हो गया, उसके बाद कोई खरीद रहा नहीं है। तो गांधी जी को आगे बोलते हैं कि भाई हमने सुना है कि आप मजदूरों की और किसानों की लड़ाई लड़ते थे साउथ अफ्रीका में, और उस टाइम तुम्हें पता है होम रूल चल रहा है, 1916 से 1920 तक होम रूल चल रहा है। तो बड़े नेता तो वहाँ बिजी है सारे,
और छोटे जो नेता अभी उभरने लगे थे, जय जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब ये सब भी वहाँ बिजी है। आप फ्री हो आ जाओ, गांधी जी को बोला आप फ्री हो आ जाओ। और राजकुमार शुक्ला 2-3 बार जाके मिलते हैं तो गांधी जी भी कन्विंस हो जाते हैं, चलो चलिए आते हैं, बिहारी घूमे आते हैं। गांधी जी आते हैं यहाँ पर, धरना प्रदर्शन करते हैं, बोलते हैं अगर नहीं हो रहा आपसे, नहीं हो रहा आपसे तो क्या करना है, क्या करना है आपको उत्पादन, आप बोल दो कि हम कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, ठीक है, कर नहीं देंगे, असहयोग, नॉन सॉरी सिविल डिसोबीडियंस, हम आपकी बात नहीं माने। इसके ऊपर क्या करते हैं, अंग्रेज लोगों को पता है कि आदमी बाहर से आया है और अभी गांधी जी की अच्छी हवा बनी हुई है, तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठा देते हैं, जांच कमेटी बैठा देते हैं कि भाई जांच करके बता देंगे। उस जांच में पाया जाता है कि भाई अंग्रेज दोषी है, अंग्रेज क्या है, दोषी है, और इसमें क्या रिफंड कर दिया जाता है, जितने पैसे लिए हैं वो रिफंड कर दिया जाता है। कितना रिफंड होता है, 25%। बहुत बड़ी जीत, भारत की बहुत बड़ी जीत। अब आप बोलोगे कि सर जीत कैसी, 100 रुपये लिए थे, 25 रुपये आप, 100 रुपये उसने लिए, आप 25 रुपये वापस लेकर आए हो, 100 रुपये लिए थे 25 रुपये वापस लेके आए, इसमें कौन सी जीत हुई, 75 रुपये तो हम हार ही गए, 75 रुपये तो हम हार ही गए। जीत क्या हुई, क्योंकि अंग्रेज इससे पहले मानते नहीं थे कि हमने कुछ गलत किया, हमने कुछ गलत किया। मान लो गली का वो गुंडा है, मान लो कोई हॉस्टल में तो नहीं है ऐसा कोई कि जो तुमसे पैसे या खाना छीन के ले जाता है, नहीं है, अरे नहीं है ना, नहीं लेके जाता तो नहीं है, अरे नहीं लेके जाता तो नहीं है ना, लड़के तुम भी बता देना, नहीं है ना कोई तो, अरे नहीं लेके जाता तो नहीं है, ठीक है। तो होता है, देखो मान लो गली का, जो फिल्मों में देखा होगा तुमने, जो आता है हर दुकानदार से पैसे लेकर जाता है, ठीक है, 80s की फिल्में देखी होगी तुमने, है ना, हर दुकानदार से पैसे लेकर जाता है और बोलता है ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा हक है। फिर जाके अनिल कपूर उससे लड़ाई करता है ना, फिर वो कुछ पैसे ले आता है, चल इतना तो रख ले, फिर वो अनिल कपूर आके सब में बांट देता है। वही चीज़ ये इनके साथ हुई, आपके गांधी जी के साथ हुई। उन्होंने मान लिया कि भाई हमने गलती करी है, चलो 25% दे देते, बाकी हम खर्च कर दिए। यहाँ गांधी जी ने आके 25% सारे गाँव वालों में बांट दिया और ये बोला कि आज हमारी मोरल विक्ट्री हो गई है। मोरल विक्ट्री यानी हमारी नैतिक रूप से जीत हो गई, क्योंकि आज अंग्रेजों ने मान लिया कि हमने कुछ गलत किया है। आज 25% दिया है तो कल 125 निकाल लेंगे, ठीक है। गांधी जी आगे की सोचते हैं, गांधी जी आज की नहीं सोचते, गांधी जी आगे की सोच के चलते हैं, ठीक है। प्लानिंग चलती रहती गांधी जी की। इस पे रविंद्रनाथ टैगोर ने, इस जीत पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि। इस टाइम उनके साथ साथ कौन थे, देखो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों थे भाई, वो तो बिहार के रहने वाले थे, तो वो तो होंगे ही। जेबी कृपलानी साहब थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे और मजरुल उल हक थे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी वापस घर आ गए, अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद पहुंचे तो यहाँ पर क्या चल रहा था, प्लेग फैल चुका था, प्लेग फैल चुका था। और यहाँ पर क्या थी, फैक्ट्रीज थी अहमदाबाद में, आज भी फैक्ट्रीज है। फैक्ट्रीज थी, कपड़ों की फैक्ट्री थी, कपड़ों की फैक्ट्री को क्या बोलते हैं, कपड़ा मिल बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे काम करते थे लोग बाग। तो मिल मालिक थे एक आपके अंबालाल साराभाई। कौन थे आपके, अंबालाल साराभाई, ठीक है। अब देखो प्लेग फैल गया। प्लेग कैसी बीमारी होती थी, अगर साथ में खड़े रहोगे, इतने पास बैठोगे तो बीमारी एक से दूसरे को फैल जाएगी, फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है, जैसे कोरोना फैलता है वैसे फैल जाती है। तो लोगों को दूर दूर रखने के लिए फैक्ट्री बंद रखनी पड़ेगी। फैक्ट्री बंद रहेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कुछ बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मिल, इनको पैसे कहाँ से देंगे, इनको पैसे कहाँ से देंगे। और प्लेग फैल रहा है तो ये आपके मजदूर आके डिमांड करते भाई पैसा तो दो, हमें काम करवा लो या पैसा तो कुछ तो करो। तो क्या होता है, अंबालाल साराभाई मना कर देते कि पैसा मैं दूंगा नहीं। गांधी जी, सबको पता था कि भाई गांधी जी साउथ अफ्रीका में किन के लिए लड़ रहे थे, मजदूरों के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी को फिर बुला लाते हैं मजदूर जाके कि आओ हमारे लिए लड़ाई करो। तो गांधी जी यहाँ पर आके भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। किस पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और गांधी जी की बातें इतनी अच्छी लगती है कि अंबालाल साराभाई की एक बहन थी अनुसुईया साराभाई, वो भी गांधी जी का साथ देने लग जाती, वो भी भूख हड़ताल पे बैठ जाती, ठीक है। तो पहले तो अंबालाल बोलते कि भाई 20% ज्यादा इनको तनख्वाह दे देता हूँ। गांधी जी बोलते नहीं, फिर जाके उनको 35% बढ़ा देते हैं, यहाँ इनको पैसे मिल जाते। तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे सीखा उन्होंने, सभी ने अवज्ञा, यहाँ पे भूख हड़ताल। उसके बाद उसके बाद पहुंचे खेड़ा। खेड़ा भी आपके गुजरात में एक जगह, वहाँ किसान है, किसानों का संघ था। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है
वही टैक्स देने की बात होती है। गांधी जी क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव मत करो, किसी की बात ही मत सुनो, असहयोग करो। क्या करो? असहयोग करो। ठीक है, यहाँ पे भी जीत जाते हैं गांधी जी, यहाँ भी जा रहे हैं, जीत रहे हैं। यहाँ साथी कौन थे? सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक और महादेव देसाई, ये वाले। ठीक है, ये तीन क्लियर हो गए। गांधी जी भारत का भ्रमण कर चुके हैं, भारत को समझ चुके हैं। उन्होंने पहला चंपारण का आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद का आंदोलन, तीसरा खेड़ा का आंदोलन, तीनों जगह इन्होंने अपनी जो जो फिलॉसफी सीखी थी सब काम में ले ली, भारत को भी समझ लिया। गांधी जी अब तैयार है, गांधी जी अब तैयार है। ठीक है, साउथ की फिल्में देखिए ना, है ना, कि रॉकी भाई की तरह बाहर से आए हैं, इनको बुलाया बाहर से। ठीक है, फिर बोल रहे कि वहां नहीं मारूंगा, अंदर घुस के मारूंगा, है ना, ये सब बातें हैं। ठीक है, देखो थोड़ा मैं तो पढ़ते टाइम ऐसे बना लेता हूँ तो मेरे को याद रहता है। मतलब मैं किसी भी फिल्म का किरदार अगर मेरे को लगता है कि गांधी जी वैसे सोच रहे हैं, या मान लो अभी जैसे सुभाष चंद्र बोस पढ़ूंगा मैं, तो उनको मैं ऐसे रिलेट कर लेता हूँ, तो मेरे को ऐसे याद हो जाता है। अच्छा, फिर वो वहां जाता है तो ऐसे मेरे को याद आ जाता है। अपने हिसाब से बना लो, कुछ भी कुछ भी बना लो, तो याद रहना चाहिए ना इन दी एंड। ठीक है, मेरे एक सीनियर थे, वो ऐसे याद रखते थे। मतलब जैसे फ्रीडम स्ट्रगल समझना है तो ये जैसे मीटिंग हो रही कांग्रेस की, वो कैसे समझते थे कि उनका जो गांव का घर है, तो गांव के घर में सबके घर बैठक होती है, तो उन्होंने ये बना, ऐसे दिमाग में मेरे को समझाते थे। एक दिन अपने गांव लेके गए थे तो ऐसे समझाते थे, यहाँ पे गांधी जी बैठे हैं, यहाँ पे सरदार पटेल बैठे हैं, वहाँ उधर जिन्ना बैठा है, ये बात हो रही है। मतलब कि ऐसे उन्होंने याद कर रखा था, ऐसे उन्होंने याद कर रखा था अपने घर के हिसाब से। उन्होंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक एक कमरे में एक एक चैप्टर रख रखा था, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे बातें हो रही है, यहाँ ये होता है, ये होता है, ऐसे करके उन्होंने याद कर रखा था। अभी तो ऑफिसर बन गए, डीएसपी हैं वो, डीएसपी हैं वो, अभी ऑफिसर है, मेरे सीनियर है, मुझसे 4 साल सीनियर है कॉलेज में। तो वो अब बात होती है उनसे, पढ़ाई की बात समझाते हैं, तो ये उनसे सीखा था मैंने भी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रॉलेट एक्ट पर। एक आदमी था सिडनी रॉलेट, अंग्रेजी अधिकारी था, आपका ब्रिटिश अधिकारी था, सिडनी रॉलेट। कौन था? सिडनी रॉलेट। ये क्या बोलता है कि एक तो होम रूल लीग वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ये गांधी भी आके आजकल लोगों को भड़का रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन सब पे एक एक्ट बनाते हैं राजद्रोह का, सेडिशन का। किसका? सेडिशन का, सेडिशन या राजद्रोह, सेडिशन या राजद्रोह। इसमें क्या होगा, अगर किसी पे भी शक हुआ, सस्पिशन हुआ कि भाई ये भारत के खिलाफ नहीं, मतलब कहने को भारत के खिलाफ लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ, कहने को भारत के खिलाफ लेकिन अंततः अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो इसकी कोई अपील नहीं सुनी जाएगी, इसको कोई दलील कर देने का मौका नहीं देंगे, इसको वकील का कोई अधिकार नहीं होगा, उठाएंगे जेल में डाल देंगे। कब तक रहेंगे? हमारी मर्जी। कब तक रखेंगे? हमारी मर्जी। इसको क्या बोलते, क्या बोला था? काला कानून। क्या बोला था? काला कानून, ब्लैक एक्ट, ब्लैक लॉ। क्यों? इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, तो काले में कुछ देखो, इस पे अगर कुछ धब्बे पड़ जाएंगे तो दिख जाएगा, काले पे दिखेगा, इस पे कुछ डाल दो तुम पता ही नहीं लगेगा। अरे मतलब वैसे नहीं समझ में आ रहा, इसमें वाइट कुछ नहीं था ना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध किया गया, बॉम्बे में बनाई गई सत्याग्रह सभा। क्या बनाई गई? सत्याग्रह सभा। अब गांधी जी तो इन्वॉल्व हो गए थे, गांधी जी आ गए थे, रॉलेट सत्याग्रह किया था। क्या किया था उन्होंने? रॉलेट सत्याग्रह। अभी गांधी जी फॉर्म में है भाई, 3 मैच जीत के आए भाई, 3 मैच जीत के आए, चौथा मैच छोड़ेंगे थोड़ी, पहुंच गए वहां पे। ठीक है, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने बोला देश भर में हड़ताल करेंगे, तो सबने माना कि हाँ भाई हड़ताल करेंगे, भाई हड़ताल है। ठीक है, भाई ने बोला तो करने का, तो करने का। अब स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे जो आपके आर्य समाज के थे, इन्होंने गांधी जी को बोला, अभी तो बॉम्बे में लड़ाई कर रहे थे गांधी जी, बॉम्बे में अभी, गांधी जी को क्या बोला? दिल्ली जाओ एक बार। तो वो गांधी जी को उकसा रहे थे, दिखाओ अपनी पावर। गांधी जी भी बोले कि चलो दिखा कर आते हैं, बताते हैं इनको, ठीक है, इस देश का बाप कौन है। मतलब वही है भाई, पॉलिटिकली तो वही है भाई। अंग्रेज अपने आप को अपने समझते थे कि भाई कि हम यहाँ के बाप है, तो गांधी जी ने बोला कि भाई अब मैं दिखाता हूँ कौन है। गांधी जी चले गए दिल्ली। अब तुम बोलोगे कि सर घर पे बता मत देना कि सर ऐसे पढ़ाते हैं, कि सर ऐसे बोलते कि गांधी जी ने उस दिन फिर ऐसा बोला कि अब मैं बताता हूँ देश का बाप कौन है। याद रखने के लिए याद रखना, गांधी जी चले गए आपके दिल्ली चले गए।
दिल्ली जा रहे थे, उस टाइम क्या चलती थी, ट्रेनें चलती थी। ट्रेन का शेड्यूल आता ही कि भाई इसमें इस बोगी में बैठा है गांधी बैठा है, पकड़ के लिया, अरेस्ट कर लिया गांधी जी को, दिल्ली पहुंचने ही नहीं दिया, गांधी जी को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, गांधी जी को कर लिया अरेस्ट। इसके चलते अमृतसर में सतपाल और सैफुद्दीन किच्चू, सतपाल और सैफुद्दीन किच्चू, इन दोनों ने क्या किया था, आपके ये विद्रोह कर रहे थे कि भाई प्रदर्शन कर रहे थे, गांधी जी को कैसे अरेस्ट कर लिया, गांधी जी को कैसे अरेस्ट कर लिया। तो अंग्रेज ऑफिसर गए, पकड़ा इनको भी अरेस्ट के लिए ऐसे कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पंजाब के अंदर चला लगा दिया गया मार्शल लॉ। क्या लगा गया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, दो लोग से ज्यादा खड़े नहीं रहेंगे आपस में, कोई भी अगर तुम पॉलिटिकल बात करते दिखे या ऐसा लगा कि भाई तुम कुछ गलत काम करने वाले हो, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम करने वाले हो, देखते गोली मार दी जाएगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, समझ गए, जेल में भी डालेंगे, गोली मारेंगे सीधा। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन 13 अप्रैल को होता है आपका वैसाखी का पर्व। क्या होता है, वैसाखी का पर्व, वैसाखी का पर्व। उससे पहले देखो एक बार ये समझ लो, भाई 5 लोग मर गए थे, 5 लोग पहले के लोगों ने विद्रोह प्रदर्शन किया, उसमें 5 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। तो उसके बाद जनरल डायर वहाँ के क्या थे, पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया था। ठीक है, बैसाखी का पर्व था, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते बैसाखी मनाने के लिए। अब तुम्हें पता है कि भाई नारेबाजी चलती है, तो वहाँ किसी ने लगाया होगा भाई नानक साहब की जय, किसी ने लगाया होगा भाई गुरु गोविंद सिंह जी की जय। ठीक है, ठीक है, बीच में किसी ने बोल दिया भारत माता की जय, तो भारत माता की सब जय बोलेंगे भाई। अब अंग्रेजों को लगाइए तो ये तो हमारे खिलाफ विद्रोह अभी करना चाहते हैं। जनरल डायर वहां पहुंचा, जनरल डायर पहले ही गुस्से में था कि भाई 5 हमारे अंग्रेजी लोग मार दिए इन्होंने। और देखो अंग्रेज लोग हमेशा ये समझते थे, जो अंग्रेज लोगों के जीवन है वो ज़्यादा कीमती है। 5 अंग्रेज आपके 500 हिंदुस्तानियों के बराबर, ये मान के चलते थे। ठीक है, तो ये तो पहले जला भुना पड़ा है, और इसको मिल गया एक बहाना, कितने लोग खड़े होकर भारत माता की जय बोल रहे हैं, ये सब देशद्रोही। इसने ऑर्डर दिया ओपन फायर का। क्या ऑर्डर दिया, ओपन फायर का ऑर्डर दिया आपके जनरल डायर ने, गोली चलाई आपके हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने। ठीक है, ये नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 379 लोग मरे, एक्चुअली 2000 से ज़्यादा लोग मरे। ठीक है, उसके बाद 1000 से भी ज़्यादा, और उसके बाद लाखों लोग, मतलब हजारों लोग घायल हुए, 2000 तो मर गए, तो काफ़ी घायल भी हुए। उसके बाद इसके बाद पूरा देश आपका सदमे में चला जाता है, पूरा देश आपका सदमे में चला जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की एक उपाधि मिली हुई थी, जो आपके अंग्रेजी महारानी, ब्रिटेन की महारानी देती है। नाइटहुड बोलते हैं उसको। नाइट होता है योद्धा, नाइट होता है योद्धा, नाइटहुड होता है मतलब आपको योद्धा की उपाधि दे दी गई है। तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि वापस दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ था, हंटर कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन बनाया गया था कि लोग विरोध कर रहे थे, तो हंटर कमीशन इसलिए बनाया गया था, बेटा ऐसे मत उठो, ऐसे नहीं, नींद आ जाएगी थोड़ी देर में, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हंटर कमेटी बनाई, क्यों बनाई थी भाई, लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम बोलते देखो हम जांच करवाते हैं। अरे आपने तो मरवाया भाई, ठीक है, जांच करवाते हैं। उसमें आपके 3 भारतीय थे, इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, 3 भारतीय थे, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट आएगी, अब तुमने ही तो मरवाया और तुम ही उस कमेटी का बता रहे हो, क्या रिजल्ट आएगा, जनरल डायर भाई दोषी था कि नहीं था, नहीं था। जनरल डायर ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन लोगों ने जनरल डायर को उकसाया, जनरल डायर डर गया, जनरल डायर ने गोली चला दी, लोग मारे गए, जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, इस रिपोर्ट पे गांधी जी क्या बोलते हैं, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। उसके बाद आपके कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलती है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। और उसके बाद आपकी गुरुद्वारा समिति क्या बोलती है कि भाई जनरल डायर, गुरुद्वारा समिति मतलब आपके सारे सिखों के तो गुरुद्वारे होते हैं, वैसाखी सिखों का ही पर्व होता है, इसमें जितने भी लोग मरे उसमें अधिकतर लोग सिख थे आपके। लेकिन गुरुद्वारा कमेटी क्या बोलती है, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई, जनरल डायर क्या है, शेर है, सिंह है, उसको सिंह की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि गई, सिंह की उपाधि दी गई। फिर उसको पगड़ी पहनाई गई और पगड़ी पर अलंकृत करने के लिए सरोपा लगाते हैं, सरोपा से भी नवाजा गया। आप समझ सकते हो देश की क्या हालत रही होगी।
आपके घर में आके कोई मार गया, आपके लोगों को ही मार गया, और आप बोल रहे क्या शेर आदमी है भाई, तो है ना, ताली बजा रहे हो उसके लिए, है ना। जरूरी था भैया आपके लिए, ये आंदोलन बहुत जरूरी थे। ठीक है। उसके बाद पंजाब का उस टाइम गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। कौन था? माइकल ओडायर। ठीक है। रिटायर होके ये क्या करते थे, यहाँ पे काम करने आते थे, यहाँ से पैसा छापते थे, वापस लंदन चल जाते थे, ब्रिटेन चल जाते थे। 1940 में 1940 में सरदार उधम जाते हैं, माइकल ओडायर को गोली मार देते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है सरदार उधम, अगर तुमने देखी, एक फिल्म बनी है, आपके विकी कौशल ने सरदार उधम का रोल किया है। मतलब नॉर्मल जो देशभक्ति फिल्में होती है उससे काफी अच्छी फिल्म है वो। ये कल बताई दिया था, चलो एक बार पढ़ समझ। यहां तक क्लियर हुआ? कल भी बता दिया था यहां तक, तो दोबारा आप देख लिया? कोई डाउट है? कोई डाउट? कल पूछो तो याद होना चाहिए। हाँ बेटा। देखो, उगवा इसलिए रहे थे पहले क्योंकि जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा नहीं था, उससे पहले कटती थी, बढ़िया उससे प्रोडक्शन, मतलब बढ़िया आप उससे क्या बोल सकते हैं, फिटनेस आ जाती है कपड़े में, जो भी फैक्ट्रीज में कपड़े बनाओगे उसमें फिटनेस आ जाती है। ठीक है। क्योंकि क्या इन जनरल क्या होता था कि पहले इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनें होती नहीं थी, जो भी मशीनों से जो भी सामान बनता था उसमें थोड़ी बहुत ग्रीस वगैरह रह जाती थी, उसको धो लो कुछ भी कर लो वो नहीं जाता था, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह जाता था, तो नील से निकाल दोगे तो वो छुप जाता था, तो इसलिए वो प्रोडक्शन में काम आता था, आपकी वैल्यू बढ़ा देता था। अब बाद में क्या आपके जर्मन जो ये थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने नील बना दिया, आर्टिफिशियली बना दिया, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, तो अंग्रेज खरीद रहे नहीं थे, और ये लाइसेंस भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके पास क्या था, करप्शन बहुत था इनके बीच में भी, तो लाइसेंस भी नहीं देते थे, पैसे लेके लाइसेंस देंगे कि भाई कुछ और उगा सकते हो, लाइसेंस भी नहीं दे रहे हैं, और नहीं उगाया था तुम्हारे को वैसे मारेंगे क्योंकि लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे हो, इस चक्कर में। और वो है कि कुछ भी उगाओगे उस पर जितना कमाओगे उसका 3 कटिया, 3/20, 20 में से 3 हमारे को देना है, तो वो तो चारों तरफ से परेशान करने की नीतियां चल रही थी, इसलिए विरोध करना जरूरी था, इसलिए। ठीक है। और कोई डाउट? उसके बाद अब ये देखो, अब तुम्हें पता ही है कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपकी ब्रिटिश सरकार बैकफुट पे आ चुकी है। वो कितना ही बोल दे कि भाई शेर था, सिंह था, जो भी था, लोग जनरल डायर को बोलते हैं बुचर ऑफ अमृतसर। बुचर ऑफ अमृतसर, बुचर समझते हो? कसाई, अमृतसर का कसाई। और क्या बोलेंगे भाई, और क्या बोलेंगे। और ये तो आपकी मैंने आपको ये जब ये पढ़ाए थे, वॉइस राइज पढ़ाए थे, वॉइस राइज गवर्नर जनरल्स पढ़ाए थे, उनमें कई गवर्नर जनरल्स को बुचर्स, अलग अलग जगह का बुचर बोलते हैं। एक को बोलते बुचर ऑफ बिहार, एक को बोलते बुचर ऑफ बंगाल, एक को बोलते बुचर ऑफ अवध। ये सब ऐसे ही थे, सब ऐसे ही थे। तो फिर बैकफुट पे तो आओगे। अभी गांधी जी भी तैयार खड़े, सारे नेता जो भी इनके अंग्रेजों से थोड़ी बहुत भी सिंपैथी रखते थे वो सब नाराज हो गए थे। और हाँ, इसमें एक बड़ी चीज हुई थी, गांधी जी इससे पहले क्या समझते थे, अंग्रेज अच्छे हैं पर उनको बात नहीं समझ में आ रही, तो मैं सत्याग्रह करूंगा, सत्य समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाइबल में पढ़ा था, बाइबल में भी ये सेम चीज मिली जो उनको यहाँ मिली थी कि भाई सत्य अहिंसा सबसे अच्छी बड़ी चीजें हैं। तो गांधी को लगा कि यार बचपन में इन्होंने भी बाइबल पढ़ी होगी, जैसे मैंने बचपन में रामायण पढ़ी, ये भूल गए, मैं बार बार बोलूंगा तो इनको याद आ जाएगा। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, गांधी जी को समझ में आ जाता है अंग्रेज बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। उसके बाद जितने भी गांधी जी आंदोलन करेंगे वो भारत की जनता की जागृति के लिए करेंगे, अंग्रेजों से उनको कुछ नहीं मनाना था, अंग्रेज मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, अंग्रेजों को कुछ नहीं मनाना था उनको, कि उनको पता था कि अंग्रेजों से कुछ नहीं होने जाना, अपने लोग जाग जाएं, ये लड़ाई कर लें तो आज़ादी मिल जाएगी, नहीं तो आज़ादी नहीं है। और गांधी जी को पता था कि सोए हुए को जगाने में टाइम लगेगा, सोए हुए को जगाने में टाइम लगेगा, इसलिए गांधी जी ये सोच के बैठे थे 30 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, लेकिन इनको मैं जगा के मरूंगा, ये जागे तभी मरूंगा। इसलिए गांधी जी को जब भी लगता था कि भाई ज्यादा हिंसा होने वाली है, ज्यादा लोग मरेंगे, रोक देते थे आंदोलन, घर जाओ आराम करो, अगली बार वापस शुरू करेंगे। ठीक है, अब आगे समझो। अब अंग्रेज जब बैकफुट पे आ गए, जैसे इससे कंपेयर मत करना, बस बात समझ लो। तुमने शैतानी करी, शैतानी करी तो करी, लेकिन मम्मी के सामने करी, ठीक है, मम्मी के हाथ में उस टाइम थी चप्पल, तुमने खाई बहुत मार, बहुत मार खाई, लेकिन ज्यादा ही हो गया,
ज्यादा मार खा ली, ठीक है। और मम्मी ये भी बोलती है रोएगा तो और मारूंगी, चुप हो जा, मुंह बंद कर ले, है ना। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे मन में यही ख्याल आता है कि मैं घर छोड़ देता हूं। मेरे तो आता था कि घर छोड़ देता हूं, फिर बड़ा आदमी बन के आऊंगा, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर तुम घर का एक वो कोना, अंधेरा कोना देखते हो, और अगर अंधेरा कोना नहीं मिलता तो तुम बेड के नीचे जाके छुप जाते हो। थोड़ी देर बाद मम्मी को भी लगता है कि ज्यादा मार दिया, ठीक है। फिर मम्मी या तो मनाने के लिए आती है, फिर तुम बोलते हैं नहीं मैं नहीं मानूंगा, या तो मम्मी आपको कुछ खिलाती है, कुछ बना के खिलाती है ना, फिर आप मना करते हो कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, ये नहीं है ना, फिर आखिर में आप मान जाते हो। अंग्रेजों को भी तो मनाना था भारतीयों को, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये हम तो मुट्ठी भर लोग ही हैं, अगर ये भारतीय सही में जाग गए तो हमारे को तो देश छोड़ना पड़ जाएगा, और अंग्रेज अभी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भारतीय लोगों को मनाने के लिए लेकर आए काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। उसमें क्या था, सबसे पहला, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। ये समझो, सबसे पहला आपके जो पार्लियामेंट होती है उसमें 2 सदन, मतलब बाइकैमरलिज्म, इंग्लिश वाले लिख ले, बाइकैमरलिज्म 2 सदन बनाती है। 2 सदन कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा, इसमें कौन से राज्यों के, जो आपके सारे प्रांत थे, और उसमें अधिकतर क्या प्रिंसली स्टेट्स होंगे, प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजसी रियासतें होंगी, तो रियासतों के भी इसमें प्रतिनिधि थे, और राज्यों के भी, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके भी प्रतिनिधि थे। कितने होंगे, 60। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा बनाई गई, जो है लोकसभा, उसमें कितने, 145। ये लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। इनका नहीं होता था, राज्यसभा वालों का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, आज भी नहीं होता है, आज भी नहीं होता राज्यसभा वालों का। केंद्रीय विधानसभा, जिसको लोकसभा बोलते हैं, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता था। ये सबसे बड़ी चीज याद रखना। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म द्विसदनीय व्यवस्था कब आई थी, 1919 में। किस में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार का अधिनियम 1919 में आ गया था आपके द्विसदन। क्या कहते हैं आपके, द्विसदन या बाइकैमरलिज्म, समझ में आया। उसके बाद जो आपका गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल बोलो या वायसराय बोलो, दोनों एक ही चीज है, तो कहीं पे ऐसे देख के ऐसे घबरा मत जाना। 1858 के बाद से गवर्नर जनरल को वायसराय दोनों सेम ही चीज बोलते हैं। इन्होंने एक कार्यकारी समिति, मतलब एग्जीक्यूटिव समिति थी, इसके अलावा जैसे आजकल आपके ऑफिसर्स होते हैं, वैसे इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई थी, जिसमें 8 लोग थे। क्या थे, 8 लोग थे। भारतीयों को लॉलीपॉप देने के लिए क्या बोला कि ये 8 में से 3 लोग तुम्हारे होंगे। अब तुम ये बताओ, इसमें गांधी जी को तो ले जाके बैठा नहीं देंगे, ये किसको बैठाएंगे, जो इनको अंग्रेजों के समर्थक होंगे उनको बैठाएंगे, ठीक है। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण कर देते हैं। तो देखो, विदेशी मामले कौन संभालेगा भाई, केंद्र सरकार ही संभालेगी। राज्य रियासतों से कौन बात करेगा, केंद्र सरकार ही बात करेगी भाई। राजाओं से केंद्र सरकार वाले बात करेंगे, आपके वायसराय जाके बात करेंगे, गवर्नर जनरल ही बात करेंगे, नॉर्मल अधिकारी थोड़ी बात करेगा। उसके बाद बैंकिंग रख दी, बीमा रख दिया, ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रख लेना, सिक्योरिटी, ठीक है। प्रांतों के बारे में इतना ही याद रखना है, प्रांतों में जो आपके स्टेट्स है उनको क्या बोला है भाई, अपनी अपनी खेती खुद देख लो, अपनी अपनी यहाँ पे शिक्षा खुद देख लो भाई, कैसे पढ़ाई करवानी है। उसके बाद स्वास्थ्य देख लो, ठीक है। 2 शक्तियां इन्होंने बांट दी। इसके बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र समझाया था तुम्हारे को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पहले किसको मिला था, सिर्फ 1909 में किसको मिला था, सिर्फ मुसलमानों को। 1909 में किसको मिला था, मुसलमानों को। वो कौन से, उन सुधार को, रिफॉर्म को क्या बोलते हैं, उस एक्ट का क्या नाम था, इसका नाम तो क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसका क्या नाम था, पार्लियामेंटो, बहुत बढ़िया, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। कि उसमें एक ही चीज याद रखनी थी, क्या याद रखनी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। किसके लिए, किसके लिए था उसमें, 1909 के एक्ट में से मुस्लिम्स के लिए। इसमें किस किस के लिए बढ़ा दिया, सिख और एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होता है, पापा अंग्रेज होंगे, मम्मी इंडियन होगी, ठीक है।
या फिर दादाजी अंग्रेज होंगे और दादी जी इंडियन होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रत्यक्ष मताधिकार दे दिया था, देखो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, डायरेक्ट वोटिंग हो रही थी, लेकिन किसके आधार पे दिया था? संपत्ति के आधार पे। कितना पैसा है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास, आपके समाज में कैसी हैसियत है और कितने आप पढ़े लिखे हो, ये आपको मैंने बताया था। बताया था क्यों किया था ऐसा, कि भाई जिसके पास पैसा होगा वो डील करेगा आपके अंग्रेजों से, अंग्रेजों से डील करेगा तो अंग्रेजों का थोड़ा हितैषी हो गई, पढ़ा लिखा होगा तो अंग्रेजों की भाषा समझ पाएगा, अंग्रेजी बोलना थोड़ा बहुत समझ लेगा। उसके बाद संपत्ति होगी, पैसे वाले लोग हमेशा उसका साथ देते हैं जिससे उनको फायदा हो। देखो भाई, भगत सिंह के पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो क्रांतिकारी बन गए भाई। जिसके पास पैसा नहीं होता वही तो क्रांतिकारी बनता है, जिसके पास पैसा होता है वो क्रांतिकारी नहीं बनता, वो पॉलिटिशियन बनता है, क्रांतिकारी नहीं बनता, वो राजनेता बनता है, क्रांतिकारी नहीं बनता। बात समझ रहे हो? जिसके पास पैसा होता है वो पॉलिटिशियन बनता है, पॉलिटिशियन पार्टी बदल देते हैं, क्रांतिकारी पार्टी नहीं बदलता, क्रांतिकारी देश बदलता है। ठीक है, पॉलिटिशियन खुद पे बात नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिशियन अगर खुद पे बात आएगी तो वो पार्टी बदल लेगा। और आपके क्रांतिकारी क्या बोलते हैं? आज मारोगे कि कल मारोगे, तुम बता दो, मैं तैयार हूं। ठीक है, समझे? उसके बाद आगे चलते हैं। और हाँ, इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, एक तो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के आधार पे वोट देना है, और महिलाएं वोट नहीं दे सकते। प्रांत सरकार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो आपकी केंद्र सरकार की बात थी। प्रांतों में भी वो प्रांत जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, जो स्टेट्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, वहां आपकी पॉलिटिक्स थी। बाकी राजा थोड़ी ना चलाने देंगे भाई ये सब की, हाँ हाँ वोट डालो आ जाओ, कुछ नहीं डलवाएंगे वोट साहब। ठीक है भाई, राजा तो अपने में रहेंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, प्रांत सरकार की बात करें, ये लेके आया डायरकी, द्वैत सरकार। द्वैत सरकार मतलब, द्वैत सरकार समझो जैसे कैसे समझा? ठीक है, ऐसे समझो, क्रिकेट खेलते हो, देखते हो, खेलते नहीं तो देखते हो। दो टीम्स होती है, दो टीम होती है, टॉस होता है, एक टीम आएगी बैटिंग करेगी या बॉलिंग, जो भी, एक टीम बैटिंग करेगी दूसरी बॉलिंग करेगी। उनकी एक इनिंग खत्म होगी, उसके बाद चेंज होगा, जो बॉलिंग कर रही थी अब बैटिंग करेगी और जो बैटिंग कर रही थी वो बॉलिंग करेगी। ये फेयर गेम है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर मैं से बोल दूं एक ही टीम बैटिंग करेगी और एक ही टीम बॉलिंग करेगी हमेशा, एक ही टीम बॉलिंग करेगी और एक ही टीम बैटिंग करेगी हमेशा, यही रहेगा, उस गेम का कोई मतलब निकला? नहीं निकला। यही आपकी द्वैत सरकार, यही आपकी द्वैत सरकार यानी डायरकी। क्या किया? जो इनको शक्तियां मिली थी, अभी बताया प्रांतों को शक्तियां मिली थी, उन शक्तियों में क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। एक तो थी आपकी आरक्षित, रिजर्व्ड, आरक्षित रिजर्व्ड, दूसरी थी ट्रांसफरेबल, स्थानांतरित। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि देखो, जो आपके प्रांत होते थे उसमें कुछ मनोनीत सदस्य होते थे। मनोनीत सदस्य मतलब अंग्रेज सरकार अपने आप से बैठा देती थी, उनका इलेक्शन नहीं होता था, उनका इलेक्शन नहीं होता था। कुछ होते थे स्थानांतरित, जिनका निर्वाचन होता था। प्रांतों में और आपके केंद्र सरकार में 1920 के बाद से जिनका इलेक्शन होता था, जो चुन के आते थे, वो अधिकतर आपके पैसे वाले क्रांतिकारी होते थे। जैसे नेहरू जी हो गए, ये सब हो गए, तो क्रांतिकारी थे पैसे वाले क्रांतिकारी। तो अब क्रांतिकारी आ गए, उनके हाथ में अगर तुम शक्ति दे दोगे तो वो तो ऐसे अधिकार बनाएंगे जिससे अंग्रेजों को नुकसान हो और भारतीयों को फायदा हो। तो उन्होंने क्या किया? शक्ति का पृथक्करण कर देते हैं, इनको ऐसे ऐसे मामले देंगे जिस पे रूल बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो हमारे आदमी जिनको हम मनोनीत करके बैठा रहे हैं उनको वो वाली पावर्स देंगे जिससे हमारा फायदा हो। ठीक है, तो आपके स्थानांतरित पे सिर्फ आपके निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स थे। इलेक्टेड मेंबर जनरली कौन होते थे? रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। देखो फिर उसके बाद देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, इन सब के बाद ये तो बन गई थी भारत में राष्ट्रवाद की एक लहर चल रही थी। अगर कोई भी बात हो, अगर आप अभी भी, आपको बिजनेस करने के लिए अंग्रेजों का समर्थक बनना पड़ेगा, लेकिन आपका सामान कौन खरीदेगा? आम आदमी खरीदेगा। और आम आदमी को ये पता, आम आदमी के इतने तो सिंपैथी है भाई गांधी जी के लिए, नेहरू जी के लिए, आपके भगत सिंह के लिए। अब तुमको ये पता लग गया कि अंग्रेजों के साथ भी रहता है और भगत सिंह को गाली भी देता है,
और तुम्हें पता है उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी अगर आदमी कुछ भी बात बोल देगा वो बात सच थी, चेक करने का कोई तरीका ही नहीं है, चेक करने का कोई तरीका ही नहीं है भाई, इंटरनेट है नहीं, कुछ नहीं कि भाई ऐसा कहीं बोला था क्या। उन्हें बोले ये है ना कल वहाँ पे अंग्रेजों के सामने बोल रहा था कि भगत सिंह बहुत बुरा आदमी है, लोग क्या बोलते थे, इसकी दुकान से सामान ही नहीं खरीदेंगे या इसका सामान ही नहीं खरीदेंगे, भाई लोग सेंटिमेंटल होते थे। तो इसलिए पैसे वाले लोग जो वोट भी डाल सकते थे, जिनके पास संपत्ति थी, वो किसको इलेक्ट करते थे, अधिकतर आपके क्रांतिकारियों को, अब अधिकतर अपने क्रांतिकारियों को। ठीक है, तो इनको क्या क्या दिया भाई, कृषि का संभाल लोगे, कृषि बहुत ही बिगड़ गई थी, तो कितना ही संभाल लोगे तुम। अगर देखो, अगर आदमी कोई 100 फीट गहरे गड्ढे में, तुम उसको बचाने गए, तुम उसको उठाकर ले आए 95 फीट तक, ठीक है, तुम 5 फीट तो उसको खींच के ले आए, पर अभी भी तो गड्ढे में ही है, अभी भी तो गड्ढे में। कृषि इतनी खराब थी कि भाई ठीक है कितना ही काम कर लोगे, थोड़ा बहुत भी सुधार हो गया, अभी तो खराब ही खराब तो खराब ही रहनी है। उसके बाद दिया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वाले लोग कौन थे, जो वोट दे रहे थे, तो जो इनको वोट देंगे उसके खिलाफ आप कुछ बोलोगे नहीं, थोड़ा माइंड गेम खेला अंग्रेजों ने। उसके बाद शिक्षा, हाँ पढ़ाई करवा लो, पढ़ाई करवा लो, क्या कराओगे, कॉलेजेस तो हमारे ही हैं, कॉलेजेस तो हमारे ही हैं, और वैसे भी तुम बाहर पढ़ा रहे हो, बाहर पट्टी पढ़ा देते हो, कहीं पे भी खड़े हो जाते हो कि अंग्रेजों को मारना है, ये सब करना है, कोई बात नहीं यहाँ सिखा लो। थोड़ा अंग्रेजों ने भी सहा कि भाई कोई बात नहीं, ये घर में सिखा देंगे, कोई बात नहीं सिखा दो। उसके बाद हेल्थ की बात करी, उसके बाद क्या करी, हेल्थ की बात करी। अरे आदमी, अगर आदमी, और अंग्रेजों की वाली बात है, अगर तुमने फिल्मों में देखा होगा, ये तो पतला सा है, इसको चाबुक मारने में मजा ही नहीं आएगा, थोड़ा खिला पिला के मोटा करो तो इसको पीटे तो मजा भी आए, ठीक है, तो स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से अत्याचार कर पाएंगे। उसके बाद अपने पास कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें रखी, वित्त, फाइनेंस, पैसा मेरे पास में भाई, बना ले कितनी योजना है, मैं पैसा ही नहीं पास करूंगा। उसके बाद सिंचाई, कृषि की कितनी बातें कर लो तुम, खेती बिना सिंचाई के तो चल नहीं सकती, सिंचाई हम हमारे पास रख रहे हैं, कर लो। उसके बाद व्यापार, उद्योग रख लो, व्यापार तो हम ही करवाएंगे, व्यापार तो हम ही करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर अगर कैसे भी दिमाग लगा के इन्होंने कोई ढंग का नियम बना लिया, गवर्नर जनरल उसको वीटो कर सकता है, वीटो मतलब बंद कर सकता है कि भाई इस पे कोई बात नहीं होगी, ये खारिज कर दिया। उसके बाद जिम्मेदारी की बात करते हैं भाई, अपने बात की जिम्मेदारी किसकी, तो आपके जो मनोनीत जो सदस्य थे वो तो गवर्नर जनरल के लिए जवाबदारी, तो अगर वो कुछ भी करेंगे तो उनकी बात कौन सुनेगा, गवर्नर जनरल, जनता बीच में नहीं आएगी। पर जो